तो अपने पोल्यूशन में बस लास्ट में कुछ कुछ केस स्टडी है, इस सबको कर लेते हैं जल्दी से और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। एक आज मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा, ये सब इंपॉर्टेंट है और ये सबसे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। खास करके बोर्ड एग्जाम वाले में तो खूब आता था, इस सबसे कहानी वानी पूछ लेता था, और नीट में भी आ सकता है, आया भी है कई बार। ठीक है, तो उसमें है एक एनसीईआरटी में आपका एक कहानी दिया हुआ है, एग्रोकेमिकल्स इन एग्रो एग्रीकल्चर एंड देयर इफेक्ट। इस हेडिंग का मतलब समझिए। एग्रोकेमिकल का मतलब होता है एग्रीकल्चर में यूज होने वाले केमिकल, और एग्रीकल्चर में उसका यूज और उसका क्या प्रभाव है। देखो दो तरीके का केमिकल होता है, एक होता है एग्रोकेमिकल जो हार्मफुल होता है, और एक होता है ऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है, जिसको बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, बायोकेमिकल। तो जो एग्रोकेमिकल होता है ना, वो मोर और लेस हार्मफुल ही होता है ज्यादातर, और जो बायो फर्टिलाइजर या बायोकेमिकल्स होता है वो प्योर यूजफुल होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई हानि वाली बात नहीं है। तो पहले आप समझिए एग्रोकेमिकल्स एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है, उसका क्या प्रभाव है। तो क्या क्या हो सकता है एग्रोकेमिकल्स। देखो एग्रोकेमिकल्स आपका इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो सकता है, जैसे सोडियम, पोटास, ये सब आप डालते हैं ना खेतों में जाके मिलाते हैं खेतों की मिट्टी के साथ। तो ये जितने भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप डालते हैं खेतों में, ये आप डालते हैं तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन नुकसान क्या होता है अभी बताऊंगा, रुक जाओ। इसके अलावा पेस्टिसाइड, खेतों में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनको मारने के लिए, पेस्ट कहते हैं कीड़े मकोड़ों को, उनको मारने के लिए यूज करते हैं केमिकल्स, पेस्टिसाइड जैसे डीडीटी। हर्बिसाइड्स, जो खेतों में हमने गेहूं उगाया उसके साथ छोटे मोटे प्लांट उग जाते हैं, हर प्लांट, उसको मारने के लिए हम केमिकल यूज करते हैं हर्बिसाइड्स, उसी को वीडीसाइड्स भी कहते हैं, खरपतवार को मारने के लिए। फंगीसाइड्स, कई सारे खेतों में फंगी वगैरह उग जाता है प्लांट के बॉडी के साथ, तो उसको मारने के लिए यूज करते हैं, स्प्रे करते हैं फंगीसाइड्स का। आप यूज तो कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मगर इसका साइड इफेक्ट क्या आपको ये पता भी नहीं है, इसका भयानक साइड इफेक्ट है। नो डाउट कि अगर आप एग्रोकेमिकल यूज करेंगे, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे, चाहे पेस्टिसाइड यूज करेंगे, चाहे हर्बिसाइड यूज करेंगे, चाहे आप फंगीसाइड यूज करेंगे, तो आपका क्रॉप बढ़ेगा। और ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था आपको मैं बताऊंगा इस वाले चैप्टर में, जो अपना प्लांट टिश्यू वाला चैप्टर है, ठीक है, मतलब कि टिश्यू कल्चर वाला, ठीक है, उसमें बताऊंगा। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम हम लोग ज्यादातर एग्रोकेमिकल ही यूज करके क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाए थे अचानक से बहुत सारा, ठीक है। बाद में इसका बैड इफेक्ट हमें पता चला। क्या क्या बैड इफेक्ट समझिएगा ध्यान से, इकोसिस्टम में क्या क्या प्रभाव करता है। मुझे बताओ ज्यादातर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है या नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये केवल बायोमैग्निफिकेशन नहीं बल्कि यूट्रोफिकेशन भी कॉज कराएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर है। और आप दोनों ही पढ़ चुके हैं, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। तो अगर इसका आप एक्सेस यूज करते जा रहे हैं सॉइल में मिला मिला के, तो ये आपके सॉइल के जरिए बहते हुए पानी में भी जाएगा, और ये बायोमैग्निफिकेशन भी कराएगा, और ये यूट्रोफिकेशन भी कराएगा। बायोमैग्निफिकेशन कैसे रहेगा, वो तो डायरेक्ट खेतों में आ जाएगा, आपके प्लांट बॉडी में आ जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा। और यूट्रोफिकेशन कैसे कराएगा, ज्यादा एक्सेस यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर का, पानी के साथ बह चलेगा प्लांट बॉडी में, और फिर वहाँ एल्गी का मजा आ जाएगा, खूब ग्रो करेगा एल्गी, और फिर उसका यूट्रोफिकेशन हो जाएगा लीफ का, ठीक है। तो ये हुआ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रभाव। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, इनका क्या प्रभाव है। देखो हम यूज करते हैं इसको, जैसे कि पेस्टिसाइड को यूज किए किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को मारने के लिए, हर्बिसाइड को यूज किए किसी पर्टिकुलर खरपतवार को मारने के लिए, फंगिसाइड को यूज किए किसी फंजाई को मारने के लिए, मारता तो आखिर सेल को ही है ये सारा केमिकल्स। तो कई बार ये टारगेटेड ऑर्गेनिज्म के साथ साथ नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को भी मार देता है, और नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म ही हमारे खेत का प्रोडक्ट देने वाला था। हमारा टारगेट था अनवांटेड क्रॉप्स को हम मार दें, अनवांटेड ऑर्गेनिज्म को मार दें खेत में, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार हमारा टारगेटेड ऑर्गेनिज्म भी मर जाता है, सॉरी नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म प्लांट प्रोडक्ट भी मर जाता है। तो इससे हमें उल्टे नुकसान भी होता है। तो ये नुकसान तो है किसका, एग्रो केमिकल्स का। तो इसका समाधान क्या आया, इसका समाधान आया ऑर्गेनिक केमिकल्स, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है इसको समझिएगा ध्यान से, और इससे इंटरेस्टेड केस स्टडी है हरियाणा की, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर। जैसे आप वहां यूज कर रहे थे फर्टिलाइजर, यहाँ यूज करते हैं बायो फर्टिलाइजर। वहां आप यूज कर रहे थे पेस्टिसाइड, यहाँ यूज करते हैं बायो पेस्टिसाइड। वहां आप यूज कर रहे थे हर्बिसाइड, यहाँ यूज करते हैं बायो हर्बिसाइड। अगर आप वहां यूज कर रहे थे फंगिसाइड, तो यहाँ यूज करेंगे बायो फंगिसाइड। हालांकि बायो फंगिसाइड बन नहीं पाया उतना, ठीक है,
लेकिन ये 3 तो इजिली अवेलेबल है, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो हर्बिसाइड्स। समझेगा क्या होता है ये, पहले इसका फायदा क्या है यूज करने का, पहले समझो। इन जो फर्टिलाइजर था, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उसको यूज करने से क्या हो रहा था, बायो मैग्निफिकेशन हो रहा था और यूट्रोफिकेशन हो रहा था। मगर अगर आप बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो इससे किसी प्रकार का बायो मैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन नहीं होगा, तो फायदा है। दूसरा, बायो फर्टिलाइजर क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा। अगर आप वहां पेस्टिसाइड या फंगिसाइड यूज कर रहे थे या हर्बिसाइड यूज कर रहे थे तो टारगेटेड ऑर्गेनिज्म के साथ नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म भी मर रहा था। अगर आप यहाँ बायो पेस्टिसाइड या बायो हर्बिसाइड यूज करेंगे तो केवल टारगेटेड ऑर्गेनिज्म मरेगा। और ऐसा क्यों, तो सुनना ध्यान से। एक्चुअली ये बायो हर्बिसाइड और बायो पेस्टिसाइड्स ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। लाइट आ गया, मोटर चला दो, तो फिर हम काहे के ले जाएंगे, चार्जर दे देना जरा तो लैपटॉप। हाँ तो क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे भाई, हाँ तो बायो पेस्टिसाइड और बायो हर्बिसाइड जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म है। मतलब आपको बताएंगे हम बायोटेक में, बताएंगे, डोंट वरी, कैसे बनाते हैं बायो पेस्टिसाइड और बायो हर्बिसाइड, घने सारे बना के रखा है मैंने, ठीक है। आपने बीटी कॉटन का तो नाम सुना ही होगा, मोस्ट फेमस, ठीक है। तो हम लोग क्या करके रखे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म तैयार करके रखे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड कि केवल टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को ही मारेगा वो। ऐसा नहीं है कि वो खेतों में हमने डाला इंसेक्ट को मारने के लिए और पता चला हमारे मेज प्लांट को भी मार दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अगर हम बायो पेस्टिसाइड और बायो हर्बिसाइड यूज करेंगे तो हमारे खेत का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और तो और सुन लो, क्वालिटी भी बढ़ेगा। क्वालिटी क्यों बढ़ेगा, इसका कारण बताता हूँ। क्वालिटी इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ये जो आप बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, ये बायो फर्टिलाइजर क्या है, ये खेतों का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर आप उसको जलाकर राख बनाए हो तो या तो वो है या नहीं, तो कल मैंने आपको बताया था, याद हो, इकोसेन टॉयलेट, याद आ रहा है, तो या तो ये इकोसेन टॉयलेट का वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट डिस्पोजल है, तो ये प्योर ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक का सवाल ही नहीं है। इनऑर्गेनिक कंटेंट होगा भी तो एकदम लेस मात्रा में होगा, प्योर ऑर्गेनिक। और अगर आप बायो फर्टिलाइजर प्योर ऑर्गेनिक यूज कर रहे हो, बायो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, बायो हर्बिसाइड यूज कर रहे हो, जो कि नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को नहीं मारेगा, केवल टारगेटेड को ही मारेगा, क्योंकि जीन के द्वारा हमने उसको डेवलप कराया, तो मुझे बताओ, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा ही सही, ऊपर से क्वालिटी भी बढ़ा। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इसका बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है अपने हरियाणा में, केस स्टडी, और इनका नाम सोचो, अगर आपकी एनसीईआरटी में दे दिया गया है तो कितने महान व्यक्ति होंगे। और इनका नाम है रमेश चंद्र डागरा साहब। तो ये दागर साहब, हाँ दागर साहब, ये दागर साहब क्या किए, इनके बारे में इनकी कहानी सुनो। ये सोनीपत से आते हैं, हरियाणा में एक जगह है सोनीपत, ठीक है, पंजाब के पास कहीं है, ठीक है, सोनीपत। तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सब आसपास लोकेशन में है ना। तो ये सोनीपत का एक फेमस एग्जाम्पल है। अब तो हरियाणा में इस वेलफेयर में कई सारे लोग जुड़ चुके हैं, पंजाब के लोग भी जुड़ चुके हैं उससे। तो ये क्या किए थे, इनका नाम क्यों आपकी एनसीईआरटी में दिया गया और 12वीं क्लास के पूरे ऑल इंडिया के बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है कि इन्होंने जो एक काम किया एग्रीकल्चर में, वो साइंटिफिक लोगों को जानना चाहिए, और वो काम है जीरो वेस्ट फार्मिंग। समझना, उधर मत देखो क्या लिखा हुआ है। इन्होंने, कहते हैं ना, देसी दिमाग लगाया, और देसी दिमाग, क्योंकि भाई किसान थे, ये साइंटिस्ट नहीं है रमेश चंद्र दागर साहब, किसान थे। इनको आप जानते हैं हरियाणा और हरियाणा और पंजाब में ज्यादातर किसान लोग ही रहते हैं। तो ये रमेश चंद्र दागर साहब को ऐसा लग रहा था कि जो फार्मिंग हो रहा है उसमें हरियाणा के किसानों को खास करके नुकसान ज्यादा हो रहा था, तो किसान परेशान थे। तो अब जैसे कि इनको लगा कि कई बार ऐसा नुकसान हो जाता था, जैसे कि कल ही रात में यहाँ बड़ा भयानक आंधी आया है ना, तो कई सारे खेतों का जो अभी अभी फसल उगा होगा वो फसल बर्बाद हो गया होगा। अगर कोई नया प्लांट अभी मैच्योर हो रहा होगा तो वो प्लांट गिर गया होगा और वो फसल बर्बाद हो गया होगा। और जिस खेत में अगर ऐसा हो गया होगा बाई चांस, तो उस किसान का इस सेशन का पूरा पैसा बर्बाद हो गया ना। तो कई बार किसान क्या करते हैं, अभी सेशन खाएंगे कहाँ से, पैसा तो है नहीं, कर्ज ले लेते हैं, अब पूरी जिंदगी उनकी कर्ज चुकाने में निकल जाती है। तो ऐसा कई सारा परिवार पंजाब और हरियाणा में, खास करके बिहार में भी अपने, लेकिन बहुत कम है उधर, पंजाब हरियाणा में ज्यादातर किसान लोग हैं। तो ऐसा कई केस देखने को मिलता था। तो रमेश चंद्र दागर साहब थोड़ा दयालु टाइप के थे, भावुक टाइप के थे,
इनको लगा कि हम किसानों को कैसे सुखी जीवन दे सकते हैं, तो इन्होंने इन्वेस्ट किया जीरो वेस्ट फार्मिंग। उसमें इन्होंने क्या किया, पहले अपने से ट्रायल किया कि हमारे पास अगर बड़ा एरिया है खेत का, मानते हैं कि हर किसान को बड़ा खेत नहीं है, 2 लोग मिलके काम कर लें, 2 लोगों का खेत मिला के, पड़ोसी का खेत मिला के बड़ा खेत हो जाएगा एक। तो हम क्या करें, एक बड़े से एरिया में ऐसा खेती करें कि मल्टीपर्पज खेती हो, और मल्टीपर्पज खेती के तहत हम करेंगे जीरो वेस्ट फार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल कि हम केवल मक्के का खेत उगाएं, तो केवल हम मक्के का खेत नहीं उगाएं। अभी जैसे खैर मेरे बगल में इतना बड़ा एरिया नहीं है कि ये गेहूं के खेत में हो जाए, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे 2 खेत मिला दें, ये भी बगल वाले खेत को, तो ये जीरो वेस्ट फार्मिंग हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे इन्होंने गेहूं उगाया, अभी इन्होंने 2-3 दिन पहले यहाँ से गेहूं काटा और फसल काटा, और वो जो घास वास भूसा उसा था सब उठा के ले गया। जरूरत ही नहीं थी उठा के ले जाने की, जरूरत ही नहीं थी। क्या करते, समझे ध्यान से, क्या करते, वो इन सारे जो कचड़े हुए, या तो उसको एक जगह कलेक्ट करके जला देते, और राख को अपने ही खेत में छिड़कवा देते, वेस्ट कहीं नहीं जाता, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद कुछ भूसा को बचा के रख लेते, और गाय पालते उसी खेतों में एक कोने में बना देते, गाय पालने वाला, भैंस पालने वाला, उससे दूध आता। फिर उसके बाद वो गाय और भैंस गोबर करती, काऊ डंग, ठीक है, बफेलो डंग, फिर उसको वो कलेक्ट करते, और फिर वो उसी खेतों में छिड़कवा देते पूरा सुखा के, बायो फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही वो बकरी भी पाल लेते, बकरी को भी वही खाना मिल जाता, जैसे कि अभी उग रहा है प्लांट प्रोडक्ट, कुछ उसके लीफ कट उठ रहे हैं, तो हरी बुरी घास फूस उसको दे देते, थोड़ा सा घास वास भी उगा लेते उसी खेतों में साइड साइड से, तो उससे मीट भी आ जाता, गाय से दूध भी आ रहा है। फिर उसी खेतों में 2-4 ट्री लगा देते बड़े बड़े साइड में, और उसमें हनी कॉम्ब को लाके किसी तरीके से स्टेब्लिश करा के, उसका एक टेक्निक होता है पूरा एपीकल्चर का, आपको एनिमल हस्बेंड्री में बता देंगे, पूरा टेक्निक एक्सपीरियंस दिया जाता है उसको, ठीक है। तो हनी बी भी करा लेते, तो उससे क्या होता, शहद तो होता है सही, मोम निकलता है उससे, वो भी बिकता, बी वैक्स कहते हैं। दूसरा, खेतों की प्रोडक्टिविटी भाई साहब तगड़ा होती, क्योंकि ज्यादातर प्लांट जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन में ये जो बी है, मतलब कि जो मधुमक्खी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पॉलिनेशन की चांसेस को बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर ये पॉलिनेशन के चांसेस को बढ़ाएगा, ज्यादा परसेंट जल्दी पॉलिनेशन, ज्यादा फ्लावर का पॉलिनेशन, तो ज्यादा सीड, तो ज्यादा प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं कि कहीं पूरे खेतों से प्रोडक्ट कहीं बाहर नहीं जा रहा है, और केवल पैसा ही पैसा आ रहा है। कैसे, समझ ध्यान से, यही किया था रमेश चंद्र दागर साहब ने। आपको मैं रमेश चंद्र दागर साहब की पूरी वर्किंग समझाता हूँ, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में थ्योरी के फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है। तो ये देखो उन्होंने क्या किया है जीरो वेस्ट मेथड में, उन्होंने क्या किया, रेयर एंड केयर ऑफ एनिमल फॉर डायरी मैनेजमेंट। मैंने क्या बोला, खेतों के एक कोने में उन्होंने क्या लगा दिया, गाय भैंस बकरी है, जो भी दूध देता है मीट देता है सब लगा दिया। डायरी मैनेजमेंट तो लगाए सही, बाकी मीट देने वाला भी ऑर्गेन को उन्होंने पाल लिया, ठीक है। बकरी भी दूध देती है, और उसका दूध सबसे प्योर होता है, वो बता दूं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बकरी का दूध पियो, कोई माइका लाल आपको डिजीज नहीं कॉज करा पाएगा, लेकिन लोग पीते नहीं है, ठीक है। तो रेयर एंड केयर ऑफ एनिमल फॉर डेयरी मैनेजमेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ, इससे वो क्या रिलीज कर रहा होगा डेयरी एनिमल्स, यहाँ का वेस्ट लाइक गोबर, जिसको कंपोस्ट कहते हैं। अब इससे आप खेतों में बायो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करोगे सही। इसके अलावा आप क्या करो, खेतों में एक बायोगैस प्लांट बैठा लो, ठीक है, बैठा सकते हो आप आराम से, खरीदवा के सेटअप लगवा सकते हो, खेतों के कोने में लगा दो, और उसमें क्या करो, उस गोबर को डालो, तो बायोगैस प्लांट से क्या निकलेगा, उससे जो स्लरी निकलेगा, चटनी टाइप का जो निकलेगा, उसको तो आप खेतों में छिड़कवा सकते हो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा फिर जो से गैसेस निकलेगा, CH4 मीथेन वगैरह, पता है वो ना फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, और पूरे खेतों को आप रात में जो उसका सिक्योरिटी के पर्पज से आप खेतों में जलाते हैं, लाइट जला सकते हैं, कई बार नाइट वर्किंग करवाना पड़ता है खेत में, करवा सकते हैं, ठीक है। खेतों को आप पूरा सिक्योरिटी पर्पज से उस लाइट को जला के खेतों को सुरक्षित रख सकते हैं मीथेन। और अगर आप अपने खेतों में यूज कर रहे हैं, तो उस मीथेन का पाइपलाइन बिछा के उसको कहीं दूर सप्लाई करवा दीजिए, या नहीं तो मीथेन कलेक्टर आता है, कलेक्ट करके बेच दीजिए, पैसा, समझ रहे हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद वो चटनी से क्या हो जाएगा, जो स्लरी निकला उससे खेतों में छिड़कवा दीजिए, उससे खेती होगा, तो उससे वेजिटेबल होगा, प्लांट प्रोडक्ट उगेगा, अनाज आएगा, पैसा, ठीक है। उसके बाद फ्लावर है, तो फ्लावर को पहले तो आप पॉलिनेशन करा के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट उगवाइए, और फ्लावर के तहत ही एपीकल्चर हो पाएगा, फ्लावर रहेगा तब एपीकल्चर। एपीकल्चर में मध निकला, मतलब कि हनी निकला, पैसा,
बी वैक्स निकला, पैसा। उसके बाद आप जब सारा काम हो गया तो अगर आप साइड में केवल क्या कीजिए, आप फ्लावरिंग की केवल खेती भी कर लीजिए, केवल फ्लावर उगा लीजिए, तो एपीकल्चर में जो हनी है, हनी कंटेंट बढ़ जाएगा, तो ज्यादा पैसा। इसके अलावा जब वो फ्लावर सारे पॉलिनेट हो गए, अभी भी फ्लावर का कुछ स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ा है, फ्लावर को काट के जाके मार्केट में बेचो, पूजा के लिए, माला बनाने के लिए और अदर पर्पस के लिए, पैसा। समझ रहे कि नहीं? फिर उसके बाद उस फ्लावर का प्लांट, फ्लावर तो बेच दिए, उसके बाकी जो प्लांट प्रोडक्ट बचे हैं वो सबको काट कूट के पीस पास के खिला दो जाके एनिमल को, जो आपके डेयरी मैनेजमेंट में थे, फिर उससे डेयरी मैनेजमेंट में खिला दोगे, उससे दूध आएगा, पैसा। समझ रहे? अब मुझे बताओ, कभी किसान जाएगा कर्ज में? और भाई साहब मैं आपको बताऊं, इस टेक्निक के साथ बहुत बेनिफिट हुआ हरियाणा के लोगों को, अब तो पंजाब के लोग भी उसमें जुड़ चुके हैं। ये जब आपकी एनसीईआरटी छपी थी 2005 में, तब रमेश चंद्र दागर साहब के उन्होंने एक वेलफेयर बनाया है, हरियाणा किसान वेलफेयर। उस टाइम इस वेलफेयर में 5000 मेंबर जुड़ चुके थे किसान के। अभी तो बहुत सारे, बहुत मेंबर इसमें जुड़ चुके हैं, ठीक है। और अभी केवल हरियाणा के लोग नहीं, अलग अलग स्टेट के जहां जहां के लोग किसान जुड़ना चाहते हैं जुड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, ट्रेनिंग देते हैं उसको। ये इसकी टीम बन चुकी है, अब रमेश चंद्र दागर साहब की टीम बन चुकी है। तो वो टीम जो है उसको क्या देती है, ट्रेनिंग देती है जीरो वेस्ट फार्मिंग का। तो अब देखो, ये ट्रेनिंग को बहुत हार्ड ट्रेनिंग नहीं है, आप समझ चुके होंगे। आप अगर खेती करते हो तो आप भी अब ये चीज स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास खेती है, घर में लोग आपकी बात मानते हैं, तो आप इस तरीके से स्टार्ट कीजिए। इसमें कोई हाईफाई ये नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग आप आजकल यूट्यूब पे भी ले सकते हैं कि एपीकल्चर कैसे करें, ठीक है। बाकी चीज तो आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, ठीक है। डेयरी मैनेजमेंट पता ही होगा, मैं भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे पास प्लॉट हो तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं इसको, जीरो वेस्ट फार्मिंग, इसको बढ़ावा दीजिए थोड़ा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और एक इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ राजेश्वरी। नो सर। रिभा। विवेक। सर हाँ जैसे अगर हम जला रहे हैं तो उससे तो फिर पॉल्यूशन कॉज होगा ना सर? हाँ हाँ, थोड़ा सा होगा। तो जरूरी नहीं है कि पूरा जलाया ही जाए। आप उसको क्या करो कि जैसे कि सारा वेस्ट प्रोडक्ट हुआ ना, तो उसको आप एक एरिया में डिकम्पोज होने के लिए भी छोड़ सकते हो, डिकम्पोज भी हो सकता है। बाकी उसका और भी ट्रीटमेंट आ रहा है, साइंटिफिक लोग लाग रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए साइंटिफिक लोगों को। इंजाइम इंडस्ट्रीज जो है कुछ इंजाइम्स बना रही है। अभी दिल्ली और पंजाब की गवर्नमेंट सेम गवर्नमेंट है, अभी पता होगा आप लोगों को। पंजाब में भारी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जीती, और दिल्ली में भी ऑलरेडी 2 बार जीत चुकी है। तो इससे पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में। तो पंजाब और दिल्ली की सरकार में हमेशा इस बात को लेकर लड़ाई होती थी कि पंजाब के लोग और खास करके हरियाणा के लोग, ज्यादा पंजाब रीजन से ही धुआं जाता था उधर। तो इधर पराली का समस्या था, तो इधर से ये लोग जो जलाते थे पूरा वेस्ट, इसका धुआं जाता था दिल्ली में, और दिल्ली वाले कहते थे कि दिल्ली में पोल्यूशन इसकी वजह से बढ़ रहा है। कुछ हद तक बातें सही भी थी, कुछ पॉलिटिक्स भी था इसमें, ठीक है। माइक बंद कर लो। तो कुछ इसमें पॉलिटिक्स भी था। तो फिर अभी जो इनकी सरकार, तो सरकार सेम हो गई। अब दिल्ली की सरकार इसको ब्लेम कैसे करेगी कि आपका धुआं हमारे इधर आ रहा, आप हमें पोल्यूशन दे रहे हो। अब तो सरकार सेम है, तो आप तो या तो यहाँ कंट्रोल कर लो या तो वहां झूठ बोलना रोक लो। तो इनका भी मैं अभी 2-3 दिन पहले इंटरव्यू भी देखा था, तो इन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्द पब्लिक के बीचों में इस समस्या का समाधान बताएंगे, और वो काम कर रहे हैं इस पे। तो मैंने उनका एक स्टेटमेंट पिक आउट कर लिया था कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि खेतों में जो वेस्ट है उसी खेतों में उसको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। तब मैंने दिमाग लगाया कि डाइजेस्ट, केजरीवाल साहब को तो पता नहीं, हालांकि वो भी साइंटिफिक कम्युनिटी से ही आते हैं, वो भी इंजीनियर थे, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो जो है मैं दिमाग लगाया कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर ये ऐसा हो सकता है कि इंजाइम का सॉल्यूशन आएगा, घोल आएगा, घोल। तो जैसे खेतों में कचरा आया ना, तो उसको जलाना नहीं है, जलाने से तो पोल्यूशन होगा। हम उस पूरे उस पे जो भी कचरा है उसको उस नहीं, जैसे ये ऐसे है ना, तो इसको ऐसे नीचे कर दीजिए, हाँ, लाल वाले को। हाँ, तो अगर आप उस पे घोल डाल देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा बिना धुआं निकाले। तो ये काम चल रहा है, थोड़ा समय दीजिए, होगा, इसका समाधान होगा। साइंटिफिक कम्युनिटी फुकट का पैसा नहीं खाती है, ठीक है, वो काम करती है। तो उसका समय आएगा, तो समय आने पे हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि इसका समस्या क्या है, ठीक है। बाकी अभी फिलहाल तो बर्निंग ही चल रहा है, बाकी आने वाले समय में उसको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, और बाकी सब कुछ तो सेम ही है, बाकी में समस्या है नहीं। हाँ, और कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ, तो ये हो गया आपका क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह, ठीक है। कितना मिनट बचा है इस मीटिंग का?
14 मिनट नहीं, आप इसको पढ़ लो जल्दी से, फिर अगला मीटिंग क्रिएट करके हम वो खत्म करते हैं। इसको पढ़ लो जल्दी से।